Hello everyone. This is the very first topic of the chapter number 6 and herein we are going to discuss the various characteristics of genetic material. So the very first characteristic of genetic material is it should be able to replicate. Replicate का क्या मतलब होता है? रेप्लिका बनाना. रेप्लिका मीन्स अपनी ही जैसी कॉपीज बनाना, एग्जैक्ट कॉपीज. सो जेनेटिक मटेरियल में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपना कॉपी जनरेट कर सके, ट्रू कॉपीज. ठीक है. Then it should show stable mutation and mutation should be inheritable. और वहां पर अगर कोई म्यूटेशन हो रहा है तो वो स्टेबल होना चाहिए और वो इनहेरिटेबल माने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाने लायक होना चाहिए या जा सकता होना चाहिए. सो इट शुड बी एबल टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसक्रिप्शन. और जो जेनेटिक मटेरियल है उसको जो है ट्रांसलेशन के थ्रू जो है क्या करना चाहिए, इंफॉर्मेशन को जो है ट्रांसफर कर पाना चाहिए. देन इफ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सो न्यूक्लिक एसिड में दो टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं, डीएनए एंड आरएनए. या आप ये कह सकते हो न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है या उसको दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, डीएनए एंड आरएनए. सो न्यूक्लिक एसिड, हम अभी डीएनए आरएनए तक नहीं पहुंचे, अभी हम न्यूक्लिक एसिड वर्ड की बात कर रहे हैं. सो न्यूक्लिक एसिड वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर. सो स्पेलिंग इज FRIEDRICH, Frederick Misher, MIESCHER, in 1869 in pus cell. So Frederick Misher was working with pus cell when he for the first time he has seen nucleic acid. अब इन्होंने इसे न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा? एक्चुअली उन्होंने उस मटेरियल को न्यूक्लिन कहा था. ठीक है. न्यूक्लिन का मतलब है दैट वाज एक्चुअली डीएनए विच वाज एसिडिक सब्सटेंस. इन्होंने पस सेल में जो सब्सटेंस देखा उसे न्यूक्लियन कहा और वो एक्चुअल में डीएनए था, जैसे हम आज डीएनए के नाम से जानते हैं. उस समय उन्होंने उसे न्यूक्लियन कहा था और कहा था कि ये एसिडिक सब्सटेंस है. ठीक है. और लेटर ऑन आल्टमैन नेम्ड इट एज न्यूक्लिक एसिड और बाद में आल्टमैन ने न्यूक्लियन को क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड कहा. देन यू सी डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स इन सर्टेन ऑर्गेनल्स. यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? दो तरह की सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स. सो यूकैरियोटिक सेल्स में जो है सर्टेन ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल के अंदर, जैसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जैसे गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है. तो ये सब सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. आपने एनिमल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, तो आपको सेल ऑर्गेनल्स पता होंगे. सो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में. किसके? यूकैरियोटिक सेल्स के. मैंने अभी बोला कि दो तरह की सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक मतलब जो सिंगल सेल्स होती हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनमें एक ही सेल होती है, तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता वेल डिफाइंड. तो जेनेटिक मटेरियल पूरी, अगर ये अमोनिया की बॉडी है तो इसमें पूरे में न्यूक्लियस फैला रहता है. मतलब क्या कहना चाहिए? न्यूक्लियस नहीं फैला रहता है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है वो पूरी सेल में फैला होता है. लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. प्रोकैरियोट्स को आप यूनिसेलुलर बोल ले समझने के लिए और यूकैरियोट्स को मल्टी सेलुलर बोल ले, जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स और भी सारे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और मोर देन वन सेल्ड हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनमें न्यूक्लियस होता है. सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं. सो बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स का मैंने अभी मतलब बताया आपको, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मान लें. ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में और कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता. अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर आप अमीबा का स्ट्रक्चर जानते हैं तो कैसा भी रेगुलर शेप बना ले आप उसे अमीबा बोल सकते हैं. अमीबा की बॉडी में हम क्या बनाते हैं? साइटोप्लाज्म बनाते हैं. ठीक है. और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें एक सेल तो होती नहीं, जैसे अमीबा में जो है एक सेल है, या और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूग्लिना, पैरामीशियम, एक ही सेल होता है इनमें. तो इनका जो डीएनए वाला कंपोनेंट है वो पूरी सेल में फैला हुआ होता है, क्योंकि इनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता हमारी तरह. राइट. सो
प्रोकैरियोट्स में जो है कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी कि क्या होता है, पूरा का पूरा जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो सब जो है सेल में ऐसे ही लाइंग होता है, कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। जैसे हम हमारी सेल बनाए, एनिमल या प्लांट सेल बनाए, तो हम न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल बनाते। नेक्स्ट वी ऑलरेडी नो दैट आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। सो इफ वी टॉक अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए आरएनए के लिए कंपोजिट वर्ड आप यूज कर सकते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो इनके कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन का मतलब है ये बने किससे हैं, तो हमें जवाब मिलता है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स यूनिट, यानी कोई भी ऐसी चीज जो बहुत सारी यूनिट्स से बनी हो, और वो सारी यूनिट्स काय की हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स की हैं। So and they are made up of pentose sugar, nitrogen bases and phosphoric acid। तो ये कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, आइदर डीएनए और आरएनए, वो इन 4 चीजों से बना होता है। उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसमें पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जिनको आप एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन और यूरेसिल के नाम से बाद में देखेंगे, एंड देन फॉस्फोरिक एसिड से लिंकेज रहता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज 4 वन बाय वन। लेट अस सी व्हाट इज पेंटोज शुगर। Pentose sugar is a kind of sugar which is present in DNA RNA both. Now you see, ये 5 कार्बन शुगर होती है, पेंटोज ही नाम इसलिए है, पेंट मीन्स 5, तो वो शुगर जिसमें 5 कार्बन हो। ये 2 तरह की है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। अब आप ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर आपको डीएनए का फुल फॉर्म पता है तो वो क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। वो इसलिए फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्योंकि डीएनए में जो 5 कार्बन पेंटोज शुगर होती है वो डीऑक्सी राइबोज होती है, ठीक है। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आप क्या बोलते हो आरएनए का फुल फॉर्म, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड वर्ड आपने अभी पढ़ लिया था और आगे लग गया राइबोज, तो राइबोज इसलिए आरएनए को, और राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि आरएनए में जो 5 कार्बन शुगर प्रेजेंट होती है पेंटोज शुगर, वो राइबोज शुगर होती है। तो अब आपको आरएनए के आर का मतलब समझ में आ गया कि राइबोज वर्ड इज फॉर द शुगर विच इट कंटेन्स, एंड डीएनए का जो आगे का डी है, इट स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोज विच इज अ काइंड ऑफ शुगर विच इज प्रेजेंट इन डीएनए। सो यहाँ पे मैंने फिर से लिखा हुआ है, राइबोज जो है वो शुगर है एंड इट इज पेंटागोनल शेप्ड, ठीक है। 5 कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है पेंटागन के 5 कॉर्नर्स पे आप जो है इनको लगा दें। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और 5th कार्बन, और जो है ये यहाँ के 4 कार्बन ऑक्सीजन से ब्रिज्ड हैं, और जो है आपका 5वां कार्बन इस रिंग के बाहर है, और यहाँ पर रिस्पेक्टफुली दूसरे ग्रुप्स भी प्रेजेंट है। हर कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोक्सिल। देखिए इस कार्बन पे HOH, इस पे भी HOH, यहाँ भी HOH, सेम हियर, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हियर इट इज रिटन CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे 5th कार्बन पे डिफरेंस है, हर जगह CHOH है, यहाँ पे क्या है 5th कार्बन पे CH2OH है, राइट। तो अब आप देखें कि हम डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देख लें तो उसमें भी 5 शुगर है, क्योंकि हमने क्या बोला, दोनों ही पेंटोज शुगर्स हैं, तो दोनों में 5 कार्बन होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, वही है सेम, C1, C2, C3, C4, ठीक है। और इन दोनों में अंतर कहाँ आता है, हर जगह सिमिलैरिटी है। फर्स्ट कार्बन पे सेम है, सेकंड पे मैंने रेड मार्क किया है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो आप इसको ध्यान से देखें कि राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज, यानी वो शुगर जो प्रेजेंट होती है आरएनए में और वो शुगर जो प्रेजेंट होती है डीएनए में, उन दोनों शुगर में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही 5 कार्बन शुगर है। दोनों की शुगर के स्ट्रक्चर में 5 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और भी सारी चीजें सेम है, मगर ये डिफर कहाँ करते हैं, सेकेंड कार्बन पे। सेकेंड कार्बन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक OH यहाँ प्रेजेंट है C2 पे और एक C3 पे प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप इसका C2 देखो तो इस पे OH है ही नहीं, इस पे दोनों हाइड्रोजन है। इसीलिए नीचे लिखा हुआ है कि C2 और C3 दोनों पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है OH। लेकिन यहाँ क्या लिखा है मैंने, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट ओनली एट द C3, C2 पे फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, हाइड्रोजन है।
सो आरएनए इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू टू फंक्शनल ग्रुप। आरएनए जो होता है, आरएनए की शुगर में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक C2 पोजीशन पे, एक C3 पे, मगर डीएनए में क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है इन दोनों पोजीशन पर, और वो भी C3 पे प्रेजेंट है। तो इसीलिए डीएनए लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये जो हमने डिस्कस किया, ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये जो है दोनों ही 5 कार्बन कंपाउंड्स हैं, दोनों ही शुगर्स हैं, पर डिफरेंस है कि राइबोज आरएनए में प्रेजेंट होती है, डीऑक्सी राइबोज डीएनए में प्रेजेंट होती है। दूसरा अंतर इनके C2 पर आता है, सेकेंड कार्बन पर। यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप नहीं होता डीएनए में, और आरएनए में फंक्शनल ग्रुप होता है C2 पर, जो आरएनए को ज्यादा रिएक्टिव बनाता है और डीएनए जिसके कारण कम रिएक्टिव होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नाइट्रोजनस बेसिस, कि ये नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं। अभी आपने पीछे के पेज पे देखा था कि डीएनए आरएनए किससे बने हैं, तो 4 चीजों से बताया था मैंने, न्यूक्लियोटाइड्स, पेंटोज शुगर, तीसरा था नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, 2 तरह के हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में आते हैं एडेनिन एंड गुआनिन, इनको कैपिटल A कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो। और पिरामिडीन्स में 3 आते हैं, साइटोसिन कैपिटल C से रिप्रेजेंट होता है, थायमिन कैपिटल T से, और यूरेसिल कैपिटल U से रिप्रेजेंट होता है। अब डीएनए में देखें क्या होता है, डीएनए आरएनए दोनों में जो है 4 बेस प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे 5 लिखे हैं, पर डीएनए में 4 होंगे इनमें से, और आरएनए में भी 4 होंगे, पर अंतर कहाँ आता है यहाँ नोट कर लें। डीएनए में जो बेस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। लेकिन आरएनए में क्या होता है, आरएनए में जो है, हम आरएनए की बात कर रहे थे, आरएनए में एडेनिन डीएनए जैसा ही होता है, साइटोसिन भी होता है, गुआनिन भी होता है, मगर आरएनए डीएनए से एक रिस्पेक्ट में अलग है कि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। समझ आ गया आपको, सिर्फ यही अंतर है। एडेनिन दोनों में कॉमन है, साइटोसिन दोनों में कॉमन है, गुआनिन दोनों में कॉमन है, पर अगर डीएनए का स्ट्रक्चर है तो डीएनए में आएगा थायमिन, जबकि आरएनए में यूरेसिल आएगा। ये अंतर होता है, इसीलिए हमने 5 शुगर्स पढ़े हैं, सॉरी 5 नाइट्रोजनस बेसेस पढ़े हैं। अब देखें, मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख भी रखा है कि डीएनए में साइटोसिन और थायमिन होता है पिरामिडीन्स में से। पिरामिडीन्स की सिर्फ बात करें, यहाँ पे मैंने दोनों में चारों, मतलब इनका कॉम्बिनेशन करके बता दिया है कि अगर आप इसको प्यूरिन्स और पिरामिडीन्स के हिसाब से समझें तो डीएनए में एडेनिन और गुआनिन दोनों होते हैं, एडेनिन और गुआनिन दोनों होते हैं, और आरएनए में भी एडेनिन और गुआनिन दोनों होते हैं, यानी प्यूरिन्स दोनों में कॉमन है। लेकिन पिरामिडीन्स होते हैं 3, इन 3 में से 2 प्रेजेंट होते हैं डीएनए में और 2 प्रेजेंट होते हैं आरएनए में। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे किस रिस्पेक्ट में इनको लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है इनको पिरामिडीन्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डीएनए में जो है इन 3 में से क्या प्रेजेंट होता है, साइटोसिन और थायमिन, और आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोसिन और यूरेसिल, बीच वाला नहीं होता आरएनए में, यही तो लिखा है, थायमिन नहीं होता, थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो ये पिरामिडीन्स में नाइट्रोजनस बेस अलग अलग है डीएनए आरएनए में। अब आप ध्यान से देखें कि प्यूरिन्स और पिरामिडीन्स को अगर हम स्ट्रक्चर वाइज कंपेयर करें, यानी एडेनिन गुआनिन को, एडेनिन गुआनिन प्यूरिन्स है, इनको इनके रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या अंतर है, प्यूरिन्स डाइसाइक्लिक हैं जबकि पिरामिडीन्स मोनोसाइक्लिक होते हैं। प्यूरिन्स जो है 4 नाइट्रोजन एटम्स कंटेन करते हैं, जो होते हैं 1st, 3rd, 7th एंड 9th पोजीशन पे, जबकि पिरामिडीन्स जो है उनमें सिर्फ 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं। देखिए यहाँ 4 थे, यहाँ सिर्फ 2 नाइट्रोजन एटम है जो 1st और 3rd पोजीशन पे रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं। सी द नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज, मीन्स हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो कंपोजिशन में हमने पढ़ा कि 4 चीजें होती हैं न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए। 4 चीजों की जरूरत है। एक हुआ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एक हुए शुगर, पेंटोज शुगर हमने देख लिए, फिर हमने नाइट्रोजनस बेसेस भी पढ़ लिए। अब चौथी चीज क्या थी, फास्फोरिक एसिड। मैंने सीक्वेंस में तीसरा लिखा, इसका रीजन है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अभी तक मैंने न्यूक्लियोटाइड्स की बात नहीं की है। अभी मैंने क्या, देखिए यहाँ पे वापस चलें तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने कहा था कि ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, पहली चीज पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फास्फोरिक एसिड से। तो मैंने आपको पेंटोज शुगर के बारे में बता दिया, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बता दिया,
और मैं अब बात करने जा रही हूँ फॉस्फोरिक एसिड की। मैंने अब तक न्यूक्लियोटाइड्स की बात नहीं करी है, जबकि मैं इसे फर्स्ट नंबर पे बोल रही थी। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों बात नहीं करी है और कैसे ये कवर अप होगा। सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट फॉस्फोरिक एसिड। सो नाउ सी हियर, आई होप कि आपको क्लियर है कि हम फॉस्फोरिक एसिड पढ़ रहे हैं सीक्वेंस से। तो फॉस्फोरिक एसिड में फॉर्मूला है H3PO4, ठीक है। अगर इसे एक्सपैंड करें तो फॉस्फोरस सेंट्रल मेटल है और इस पर जुड़े हैं बाकी के ग्रुप्स, 3 OH फंक्शनल ग्रुप्स और 1 ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड। तो इनमें से तीनों में से एक OH जो है एक बॉन्ड बनाता है विथ द 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। अभी जो आपने पीछे पेंटोज शुगर देखा था, वो उस पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन के साथ इनमें से कोई एक OH बॉन्ड बना लेता है। अब आपको ये बात और क्लियर होगी जब मैं आगे पढ़ाऊंगी। अब देखें आगे, ये रही समरी। मैंने कहा था मैंने अब तक न्यूक्लियोटाइड की बात नहीं करी, ठीक। मैंने आपसे क्या कहा, न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, पेंटोज शुगर से, नाइट्रोजनस बेसिस से और फॉस्फोरिक एसिड से। मेरे कहने का मतलब ऐसा था कि न्यूक्लिक एसिड्स बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। और एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है 3 चीजों से, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। यानी अभी मैंने इसको नीचे से ऊपर समझाया, अब आपको ऊपर से नीचे की तरफ बता देती हूँ। जब पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाते हैं तो वो बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, और जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो वो बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो गई? तो मैंने आपको क्या बताया था, न्यूक्लिक एसिड्स बने हैं न्यूक्लियोटाइड से और न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं फर्दर पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फोरिक एसिड से। या आप उल्टा बोल लें, पेंटोज शुगर जब नाइट्रोजनस बेसिस को ज्वाइन करते हैं और वो फिर फॉस्फोरिक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड्स जब रिपीट होते हैं तो ये बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। मतलब जैसे अगर आपने पॉलीमर्स पढ़े हैं तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? एक ही चीज की बड़ी बड़ी चेन होती हैं। जैसे आप एक लंबी सी माला बना लो, बड़ी सी माला बना लो, ठीक है, उसमें 2 तरह के फूल लगाओ, या यहाँ पे हम 3 तरह के फूल ले लेते हैं, 1 2 3। ये एक तरह के फूल हैं, ये दूसरी तरह के, ये तीसरी तरह के। तो आपने ये 3 जोड़ दिए तो एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? 3 फूल हैं आपके पास, ठीक। मान लेते हैं 3 फूल हैं, एक हरा है, ठीक है, एक काला है और एक को पिंक ले लें, ठीक। ये 3 अलग अलग कलर के फूल हैं। पेंटोज शुगर इज ग्रीन फ्लावर, नाइट्रोजनस बेस इज ब्लैक फ्लावर और फॉस्फोरिक एसिड इज पिंक फ्लावर। इन तीनों फूलों को आपस में जोड़ दें तो आप कैसे जोड़ोगे? देखो ऐसे जोड़ोगे, एक ग्रीन फूल लगाया, उसके बाद क्या किया, उसके बगल में एक ब्लैक फ्लावर लगाया, उसके बाद क्या किया, उसके बगल में एक पिंक फ्लावर लगाया। तो ये तीनों जब इकट्ठा हो जाएंगे, तीनों फूल जब इकट्ठा हो जाएंगे, जब ग्रीन फूल अकेला था तो पेंटोज शुगर कहला रहा था, पर जब वो इन दोनों के साथ मर्ज हो गया, ये सब एक साथ बैठ जाएंगे तो हम इसे पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस या फॉस्फोरिक एसिड नहीं कहेंगे, हम ग्रीन फ्लावर, ब्लैक फ्लावर, पिंक फ्लावर नहीं कहेंगे, फिर हम इसे न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, ठीक है। तो ये एक यूनिट बन गई है न्यूक्लिक एसिड की। तो जब ये बार 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 रिपीट होंगे मेनी टाइम्स तो ये बना लेंगे न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर, मीन्स अ लॉन्ग चेन। अब आप देखिए, आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लियोटाइड किससे बने? इन 3 चीजों से। तो यहाँ देखें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बना रखा है मैंने, देखें ये रही आपकी पेंटोज शुगर, 1 2 3 4 5 कार्बन। मैंने कहा था यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड पढ़ाते समय कि इन 3 में से एक H क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा विथ द 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। तो यहाँ देखें स्ट्रक्चर में 5th कार्बन है पेंटोज शुगर का, जिसपे CH2OH है। इससे फॉस्फोरिक एसिड के एक OH ने बॉन्ड बना लिया है, यहाँ से वाटर लूज हो जाएगा और ये जो बचा हुआ है, यहाँ से O बचे, यहाँ से CH2, ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। और इधर देखें तो पहले कार्बन से आपके जुड़ेंगे नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस मतलब DNA है तो ATCG और RNA है तो AUCG, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ये कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, इट शुड बी DIC, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और यहाँ भी एक बॉन्ड बनेगा। देखो यहाँ 3 चीजें जुड़ रही हैं, मैं आपको फिर से क्लियर करती हूँ। क्या बना रहे हैं आप? न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे हैं ना, तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें जोड़ी, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड।
क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। क्या जोड़ा, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस। तो 3 चीजों को आप आपस में जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने के लिए, जैसे अगर आप फूलों को जोड़ते तो आपको धागा चाहिए रहता है इनको एक साथ रखने के लिए, तो यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए होगा, जो थ्रेड यहाँ काम आएगा उसे आप बॉन्ड बोलोगे। तो नाइट्रोजनस बेस को फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर पे जो जोड़े वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इस शुगर को 5th कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड से जो जोड़े वो जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, इसे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज भी कहते हैं और इस वाले को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं। अब ये 3 चीजें जुड़ चुकी हैं, ये 3 चीजें जुड़ चुकी थी, 3 चीजें जुड़ चुकी थी, न्यूक्लियोटाइड बन चुका था। 1 2 3 चीजें जुड़ चुकी हैं, न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। अब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड रिपीट होंगे तो क्या बना देंगे, न्यूक्लिक एसिड बना देंगे। देखिए, आपने न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिया है तो उसके साथ एक और टर्म आता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, उसे भी पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या था, साथ में फॉस्फोरिक एसिड भी था, यहाँ फॉस्फोरिक एसिड नहीं है। शुरू की 2 चीजें हैं, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। तो सिर्फ ये 2 हो तो न्यूक्लियोसाइड और तीनों हो तो न्यूक्लियोटाइड होता है। अब देखें आप, मैंने आपको बताया था डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। इफ इट बाइंड्स विद एडेनिन तो न्यूक्लियोसाइड वर्क करता है। ठीक है, और इसे आप बोलते हो डीऑक्सी एडेनोसाइन। लेकिन इफ योर डीऑक्सीराइबोज इज ज्वाइनिंग विथ फॉस्फेट अलॉन्ग विद एडेनिन तो इसे आप न्यूक्लियोटाइड बोलोगे एंड दिस इज कॉल्ड एज डीऑक्सी एडेनोसाइन फॉस्फेट। सो ये डिफरेंस आ जाता है, बस और कुछ नहीं है कि डीएनए में अगर शुगर डीऑक्सीराइबोज है और वो बाइंड कर रही है एडेनिन के थ्रू तो न्यूक्लियोसाइड बनाएगी, और वही डीऑक्सीराइबोज शुगर अगर एडेनिन से फॉस्फेट बॉन्ड के साथ लिंक कर रही है तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। मतलब अगर आपको इससे कंफ्यूजन होती है तो आप सिर्फ एक बात समझ लें कि न्यूक्लियोसाइड का मतलब पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, और यहीं पर एस की जगह टी लिख दें तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड का मतलब पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, 3 चीजें आती हैं। मैं यहाँ समराइज कर देती हूँ, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैंने आपसे क्या कहा कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट लिंकेज। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड में देखें इनमें कितना अंतर है, सिर्फ एस और टी का डिफरेंस है। तो न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर भी होगी, नाइट्रोजनस बेस भी होगा, मगर PO4 नहीं होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ. So I hope this was clear and you have understood the characteristics of DNA and RNA and the structure of nucleotide. Thank you for watching. In the next video we will talk about structure of DNA in detail.